हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के आपके अगले टॉपिक के बारे में। तो लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट में हमने पढ़ा था आपका प्राइम नंबर, और आज हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर एंड कुछ अदर टॉपिक्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलो तो स्टार्ट करते हैं। आद्य संख्या को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं दोस्तों? कंपोजिट नंबर वे होते हैं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। कैसे होते हैं? जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 4 को ही ले लेते हैं, तो 4 क्या है हमारा? इसके फैक्टर करेंगे तो 1, 2 और 4। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों आपसे 24 के बारे में, तो इसके कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और क्या हो जाएगा? 24। ठीक है दोस्तों, तो इसके कितने फैक्टर हो गए? इसके तो काफी सारे फैक्टर्स हो गए। और जबकि हम प्राइम नंबर में क्या करते थे? प्राइम नंबर में वो संख्या खुद और एक उसके क्या होते थे? फैक्टर होते थे। यानी कि उसके ओनली कितने फैक्टर्स होते थे? 2 फैक्टर्स होते थे। और यहाँ पे कितने होते हैं? 3 या 3 से अधिक। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसमें एक आप नोट लिख लीजिए कि एक जो हमारे पास संख्या होती है एक, वो ना तो प्राइम नंबर होती है और ना ही नॉट प्राइम और ना ही कंपोजिट। यानी वो क्या होती है? ना तो अभाज्य संख्या होती है, ना ही आपकी भाज्य संख्या होती है। एक ऐसा नंबर है, एक ऐसी संख्या है जो कि ना अभाज्य में आती है ना ही भाज्य में आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको नोट करके रखना है, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलो अब बात करते हैं फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर एक ऐसी संख्या होती है जो कि हमारी दी हुई संख्या को डिवाइड कर सकती है। क्या कर सकती है? दी हुई संख्या को जो भी नंबर डिवाइड कर देते हैं वो संख्या के क्या होते हैं? फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर अभी आपसे बात की है 6 को लेकर। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे लिया है 6। तो 6 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड कर सकती है? एक तो 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 6 कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और गुणनखंड में एक और क्या होती है निश्चित बात कि गुणनखंडों की संख्या क्या होती है? एक निश्चित होती है, फाइनाइट होती है कि किसी भी संख्या के एक सीमित गुणनखंड होंगे। जैसे कि उधर बताया है 6 के कितने गुणनखंड हैं? 6 के आपके 1, 2, 3 और 6 स्वयं कितने गुणनखंड है? सीमित। इससे आगे और गुणनखंड तो हो नहीं सकते, तो कितने हो गए? ये सीमित होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा गुणनखंड हमेशा दी हुई संख्या से छोटा या बराबर होते हैं। गुणनखंड कैसे होते हैं? दी हुई संख्या से या तो छोटे होंगे या उसके बराबर हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखें ये सब छोटे हैं और ये क्या है? उसके बराबर है। इससे आगे हम बात करते हैं गुणज के बारे में। गुणज क्या होते हैं? गुणज को हम बोलते हैं मल्टीपल। मल्टीपल क्या होते हैं? किसी भी संख्या के मल्टीपल ऐसे नंबर्स होते हैं जिन संख्याओं को वो हमारी दी हुई संख्या डिवाइड कर सकती है। वहां पर क्या था? जिन संख्याओं से दी हुई संख्या डिवाइड होती थी, यहां पर है हमारी संख्या से वो संख्याएं डिवाइड हो सकती हैं। और वहां पे क्या था? फैक्टर्स कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। और अगर मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल कैसे होते हैं? मल्टीपल हमारे
इन्फिनिट होते हैं, क्योंकि इनको तो हम आगे बढ़ाते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 6 की ही, तो 6 के मल्टीपल की बात करें तो हम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और ऐसे ही हमारे कितने होंगे, बहुत सारे इसके मल्टीपल निकल के सामने आ जाएंगे। ठीक है। और इसमें दोस्तों जैसे कि फैक्टर में, फैक्टर हमेशा या तो छोटे होते हैं या बराबर होते हैं, ऐसे ही मल्टीपल का क्या होता है, मल्टीपल हमेशा उसके बराबर होगा या उससे बड़ी संख्या होगी। गुणज हमारे हमेशा क्या होते हैं, या तो संख्या के बराबर होते हैं या फिर उससे बड़े होते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं। देखो इसके गुणन मल्टीपल के बारे में बात करते हैं तो क्या है, ये बराबर हो गया और सभी मल्टीपल्स क्या है, इससे बड़े हैं। ठीक है दोस्तों। इससे आगे दोस्तों हम बात करते हैं गुणनखंडों की संख्या। हाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं इसके बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक, गुणनखंडों की संख्या। दोस्तों अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इवन नंबर, इवन कंपोजिट नंबर, अगर हमारे पास कोई भी समभाज्य संख्या है जिसके फैक्टर क्या है, a टू दी पावर p इंटू बी टू दी पावर q इंटू सी टू दी पावर r के रूप में लिखे हुए हैं, जहां पर a b c क्या होने चाहिए, जो ये फैक्टर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी मैं एग्जांपल देके बताऊंगा आपको, फैक्टर जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए, सभी प्राइम नंबर में होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमने अभी एक एग्जांपल लेके अभी हम आपको बताएंगे कैसे होने चाहिए, वो प्राइम नंबर होने चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं अभी 120, हमारे पास है 120। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसा है, इवन भी है और कैसा है, कंपोजिट नंबर है, यानी कि समभाज्य संख्या है। उसके अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो उसे कैसे निकालेंगे, तो फैक्टर्स की बात करेंगे तो पहले तो इसे क्या करेंगे, हम इसके सबसे पहले तो फैक्टर कर लेंगे। तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, 120 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। यानी कि इसका सीधा सीधा क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करेंगे तो देखो दोस्तों हम इसे क्या लिख सकते हैं, 12 गुणा 10 लिख सकते हैं। तो 12 में क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 3, और 10 में क्या होता है, 2 गुणा 5। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी भी संख्या के फैक्टर लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे छोटा नंबर, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, जो कि हमने यहाँ पे कहा है ABC मस्ट बी प्राइम नंबर। तो देखो कि हमारे पास कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर में ही ये आते हैं हमेशा, 2 3 5, ये कैसे हमारे पास प्राइम नंबर है। अब देखो पावर कैसे है, 1 2 3, 2 कितने हैं हमारे पास, 3 है, 3 कितने हैं, 1 है, 3 1 लिख दिए, 5 कितने हैं, 1 है। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बताया हमने, अगर हमारे पास कोई भी समभाज्य संख्या इस रूप में दे रखी है तो उसके टोटल फैक्टर होंगे p+1, यानी कि पहली संख्या की पावर में 1 जोड़ देंगे, इंटू q+1 दूसरी संख्या के पावर में 1 जोड़ देंगे, तीसरी संख्या की पावर में 1 जोड़ देंगे। अगर उससे आगे है तो उसे भी हम इसी क्रम में जोड़कर लिख लेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं 120 के बारे में। तो 120 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएंगे दोस्तों, टोटल नंबर और फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके, उस फॉर्मूले में रख दो, p की जगह पे क्या है 3, यानी 3+1, q की जगह पे क्या है 1, यानी जितनी पावर हो उतनी पावर उसमें 1 जोड़ देते हैं। फिर r की जगह पे क्या है 1, 1+1,
ठीक है दोस्तों, अब ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि हमारे पास कितने इसके फैक्टर्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 16। तो हमारे पास कितने कुल गुणनखंड आ गए, हमारे पास कुल गुणनखंड आ गए यहाँ पर 16। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम बात करते हैं जैसे कि कोई भी अदर, चलो एक दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं आपके लिए। जैसे कि इसके अलावा हम बात करें अभी यहाँ पर 144 के लिए, तो 144 के लिए क्या हो जाता है, अगर हम 144 के मल्टीपल लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये 2 की पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2। ठीक है दोस्तों, 144 के अगर हम मल्टीपल लिखते हैं तो वो कितने हो जाते हैं, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। तो अगर हम इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालें, इसके कुल गुणनखंडों की संख्या निकालें, अगर वो हमसे पूछ ले कि 144 में कुल कितने गुणनखंड होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 + 1 इंटू 2 + 1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 15। 144 के कितने टोटल फैक्टर होंगे, 144 के हमारे पास 15 फैक्टर होंगे। फैक्टर जैसे कि 144 के कौन से होते हैं, अगर हम वैसे निकालने जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे कि 144 की अगर हम बात करेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर हम ऐसे निकालेंगे तो हमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जैसा कि अभी हमने बताया, उसके अलावा जैसे कि अभी 1 से 20 के कितने आए थे फैक्टर्स, 1 से 20 के आए थे हमारे पास 16 फैक्टर्स। 2 टू द पावर 3 था, 3 टू द पावर 1 था, 5 टू द पावर 1 था, कितने हो गए टोटल 16 हो गए। 144 के कितने आए थे हमारे पास, 144 के आए थे हमारे 2 की पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए थे 15। तो दोस्तों इसमें एक चीज हम याद रख सकते हैं कि अगर किसी भी संख्या के कोई भी नंबर है जिसके नंबर ऑफ फैक्टर्स की संख्या अगर हमारे पास ऑड नंबर में आ रही है, किसमें आ रही है, ऑड नंबर में, तो वो संख्या हमेशा कैसी होगी, वो संख्या हमेशा एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे कि हम जानते हैं 144 किसका पूर्ण वर्ग होता है, 12 का। अगर वो इवन आ रहे हैं तो वो कैसे होंगे, वो होंगे हमारा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये दोस्तों हम याद रख सकते हैं। हमसे पूछ सकता है कि बताओ अगर किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या एक ऑड नंबर है तो वो संख्या कैसी संख्या होगी, और ऑप्शन दे देगा कि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, वो संख्या अपूर्ण वर्ग संख्या होगी, वो संख्या सम संख्या होगी, विषम संख्या होगी, तो वो कैसी होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, इससे आगे हम बात करते हैं अब आपके साथ कि अगर यहीं पर आपसे वो बोल दे कि इसमें कोई भी नंबर है उसमें सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 144 में, अगर हम वो पूछता है कि 144 में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या है, जहाँ पे क्या है a, यानी कि ये पहला फैक्टर 2 होना नेसेसरी है। सम गुणनखंड निकाल रहे हैं तो वहां पे 2 होना नेसेसरी है। अगर जहां पर 2 नहीं होगा तो वहां पर उसमें सम गुणनखंड नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है 2 की पावर 4, 3 की पावर 2। सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम जैसे कि हमने यहाँ पर बताया था कि जो भी उनकी पावर होती है उसमें एक
एक जोड़ते जाते हैं और मल्टीपल कर देते हैं। अगर बात कर रहे हैं समगुणनखंडों की संख्या, तो केवल पहले के साथ एक नहीं जोड़ेंगे, बाकी सबके साथ एक जोड़ देंगे। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर 44 के बारे में, चलो इसे हटा के दोबारा से ही हम आपको बताते हैं। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे 120 के बारे में, 120 के 2 to the power 3, 3, 5, अगर जिनके पास क्या है, एक एक पावर है, तो अगर हम नंबर ऑफ इवन फैक्टर की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, पहली संख्या में कुछ नहीं जोड़ेंगे, पहले की पावर में कुछ नहीं जोड़ेंगे, तो एक से क्या लिया, ऐसे ही लिख लिया। फिर उसके अलावा q+1 यानी जो भी हैं उनमें पहले की तरह +1 करते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो गया, इसमें तुम्हारे 3 × 2 × 2 यानी कितने हो जाएंगे, 12। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने थे इसके, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसके थे 16। और अगर हमसे वो पूछे कि इसमें कुल सम फैक्टर कितने हैं, सम गुणनखंड कितने हैं, तो उसमें हम सम गुणनखंड कितने निकल आएंगे, 12। अगर यहीं पे आपसे पूछ लेता है कि विषम गुणनखंड कितने हैं, तो विषम गुणनखंड निकालने के लिए, जैसे कि हमने सम गुणनखंड निकालने के लिए यहाँ पे एक को रिमूव कर दिया था, ऐसे ही अगर विषम गुणनखंड निकाल रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, विषम गुणनखंड निकालने के लिए हमें 2 को पूरा ही हटाना पड़ेगा, क्योंकि 2 कैसा होता है, जब तक 2 होगा तब तक वो मल्टीपल होकर क्या कर देगा, उसे सम बना देगा। तो 2 को हटा देते हैं। तो यहीं पे अगर इसके हम नंबर ऑफ ऑड फैक्टर की बात करें, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स की बात करें, तो वो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसकी पावर यानी 1 + 1 मल्टीप्लाई, दूसरे वाले में एक जोड़ दो, दूसरी क्या है 1 + 1, कितने हो गए 2 × 2 यानी के 4। ऐसे करके दोस्तों हम अगर हमसे पूछता है तो उसके सम फैक्टर या विषम फैक्टर, सम गुणनखंड या विषम गुणनखंड बताओ, तो ऐसे करके हम इस फॉर्मूले के जरिए निकाल सकते हैं। सम पूछता है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, विषम पूछता है तो इसका यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई बात हमारी सम और विषम गुणनखंड निकालने की और टोटल गुणनखंड निकालने की। कब, जब हमें कोई समभाज्य संख्या दे रखी हो, तब हम इस तरीके से उनके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अगर वहीं हमें उसने कोई विषम संख्या दे दी, कैसी दे दी, विषम संख्या दे दी, तो फिर हम उसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो उसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए अभी हम बताते हैं। तो उसके लिए जैसे अगर हमें ऑड नंबर दे दिया उसने, कोई ऑड कंपोजिट नंबर दे दिया, जैसे कि ऑड कौन सा होगा, जैसे आपका 125 है, ये भी ऑड होता है, अगर 225 है ये भी ऑड होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकलवाएगा, तो उसी तरीके से करेंगे। और अगर उसमें इसकी तरह अलग अलग पूछता है सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम गुणनखंड देखो सबसे पहले इसमें क्या है 25 है, तो 25 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 125 है, 125 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 to the power 3, यानी कि इसमें a जो कि क्या होता था, ये a ये तो है ही नहीं, 2 होता था सबसे छोटा प्राइम नंबर, वो तो इसमें दिया ही नहीं है, तो इसमें क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो क्या करेंगे 3 + 1 यानी कि 4। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसके कितने आएंगे 4। अगर यहाँ पे वो बात करता है आपसे कि इसके इवन फैक्टर बताइए, इवन फैक्टर बताइए, इवन फैक्टर्स
अगर वो पूछता है कि 125 में बताओ कि 1 से 25 के कितने इवन फैक्टर होंगे, तो जैसे अगर हम देखते हैं 125 को तोड़ के तो किससे डिवाइड होगा, 1 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 25 से हो जाएगा और 125 से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कितने होंगे हमारे पास, 1 होगा, 5 होगा, 25 होगा, 125 होगा। तो आप लोगों को यहाँ पर कोई भी इवन फैक्टर दिख रहा है नहीं, क्योंकि ये कैसा है, विषम, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, यानी सम गुणनखंड तो कोई है ही नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी दोस्तों 0, क्योंकि अगर हम इसी फॉर्मूले, चाहो तो आप इस फॉर्मूले को ना भी याद रख के वैसे डायरेक्ट याद रखोगे तो ज्यादा बेटर है, आपको करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट भी अगर तुम करना चाहो तो उसी से कर सकते हो। जैसे कि इसमें क्या होगा, इवन फैक्टर के लिए क्या होता था, p q+1 r+1। p क्या होता था, जो कि 2 की पावर होती थी। p की जगह पे यहाँ पे क्या है, p की जगह पे तो कुछ है ही नहीं, p की जगह पे क्या है, 0। तो 0 का अगर किसी भी नंबर के साथ गुणा करते हैं तो वो पूरा नंबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसके बाद हम बात करते हैं इसी के ऑड फैक्टर्स के बारे में, किसके बारे में, ऑड फैक्टर्स। तो इसके ऑड फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, ऑड फैक्टर जितने भी दे रखे हैं, यानी कि इसमें रख दो q+1 r+1, जो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे वही उसके वो हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 + 1 = 4। कितने फैक्टर हो गए, ऑड फैक्टर की संख्या कितनी हो गई इसमें, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, तो विषम गुणनखंडों की संख्या इसी तरीके से निकाल लेंगे। जैसे इसी के साथ चलो इसके लिए हम एक एग्जांपल और बताते हैं आपको। तो दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं 2 to 5। 2 to 5 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो यह क्या हो जाएंगे, 3 to the power 2 × 5 to the power 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 to the power 2 और 5 to the power 2। तो देखें तो अब यहाँ पे a दिख रहा है आपको, a तो नहीं है, b यानी 3 तो है, 5 भी है, क्या नहीं है, सम गुणनखंड नहीं है इसमें। तो क्या होगा, सबसे पहले नंबर ऑफ इवन फैक्टर अगर हम निकालने जाएंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर की जगह पे तो यहाँ पे 0 है, तो वो कितना हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। जैसे कि हमने आपको यहाँ पर अभी बताया कि इसमें अगर p की वैल्यू ही नहीं है, क्या करते हैं, p × q+1 × r+1। अगर p की जगह पे 0 है तो सब कुछ क्या हो जाएगा, 0। अगर यहीं पर हम इसके नंबर ऑफ ऑड फैक्टर की बात करते हैं, ऑड फैक्टर्स की बात करते हैं, तो वो कितने हो जाएंगे, 2+1 × 2+1 कितने हो जाएंगे, 3 × 3, यानी कितने नंबर आ जाएंगे इसके, 9। तो इसके ऑड फैक्टर कितने निकल के आएंगे, 9। अगर हम इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें तो वैसे भी जोड़ के देख सकते हैं, 9 और 0, या फिर डायरेक्ट हमसे केवल टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछता है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए भी हम इस फॉर्मूले में इसे रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, p की जगह पे तो कुछ है नहीं, तो 0 + 1 × q की जगह पे कितना है, 2, q की जगह पे क्या है हमारे पास, 2, तो क्या हो जाएगा ये 2 + 1, और r की जगह पे क्या है, × 2 + 1, यानी कि 1 × 3 × 3। कितना आ गया हमारा दोस्तों, हमारे पास आ गया 9, जो कि अभी हमने निकाला था, ये 0 आ रहा था, ये हमारे कितने आ रहे थे, 2 + 1 2 + 1, ये भी हमारा 9 आ रहा था। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या के कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड,
विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो हमारे पास समभाज्य संख्या हो चाहे विषम भाज्य संख्या हो। हर किसी दोनों प्रकार की संख्याओं के हम कैसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम आसानी से उनके गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इससे आगे हम बात करते हैं आपसे, चलो इससे आगे हम अभी गुणनखंडों के संख्याओं का योग और बता देते हैं आपको। इस टॉपिक को आज गुणनखंडों की संख्या का योग और बता देते हैं। तो वो क्या होता है, अगर हम बात करें सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई भी संख्या है a टू द पावर p, b टू द पावर q, c टू द पावर r, इस फॉर्म में यानी फैक्टर रूप में हमने किसी भी संख्या को लिख रखा है, तो उसके फैक्टर्स का योग क्या होगा, तो टोटल सम ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों, जैसे यहाँ पे a है a-1, नीचे भी क्या लिख लेंगे a-1, उसके बाद b है b-1, नीचे भी b-1, ऊपर क्या था, ऊपर p पावर होती है तो इसमें क्या कर देते हैं, ऊपर p प्लस 1, a टू द पावर p प्लस 1, b की पावर q प्लस 1, और यहाँ पे तीसरा क्या आ जाएगा आपका, नीचे c-1, ऊपर भी c-1, ऊपर क्या हो जाएगा r है तो क्या कर देंगे r प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे आपका 196 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 196 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, और एक संख्या और ले लेते हैं 800। ठीक है दोस्तों, हमने कितनी संख्याएं ले ली, हमने यहाँ पे 2 संख्याएं ले ली। ठीक है, तो 196 के अगर हम बात करेंगे तो ये किसका होता है, 14 का स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाएगा 14 गुणा 14, 14 गुणा 14 में क्या होता है 2 गुणा 7, 2 गुणा 7, तो 2 कितने आएंगे 2, और 7 भी कितने आएंगे 2। ऐसे इसमें अगर 800 की बात करते हैं तो 800 के लिए क्या हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर, और यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 100, 8 इंटू 100 में क्या होता है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो कितने हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2, कितने फैक्टर हो गए 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, तो इससे सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर ज्ञात करोगे तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए तो हमने बताया ही था अभी कि 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 गुणा 3 कितने हो जाएंगे 9। अगर इसकी बात करें तो ये कितने हो जाएंगे 5 + 1 यानी 6, और 3 + 1 6 तिया 18, इसके कितने टोटल हो जाएंगे, इसके 18 हो जाएंगे। और जैसा कि दोस्तों हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स की संख्या ऑड आती है तो वो संख्या कैसी होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो देख लो जैसे कि वहां पे 144 था, ऐसे यहाँ पे 196 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी हम नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं निकालकर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, उसके सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में। सम ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या करना होगा कि जो भी हमें यहाँ दे रखे हैं इसके फैक्टर किस फॉर्म में लिख लिया हमने, a की पावर p के फॉर्म में लिख लिया, b की पावर q के फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ फैक्टर्स अगर इसके हम निकाल रहे हैं, सम ऑफ फैक्टर्स अभी हम इसके निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, सम ऑफ फैक्टर्स इसके हो जाएंगे 2 - 1, यानी कि a की जगह पे क्या है हमारा 2, 2 - 1 अपन 2 - 1,
p प्लस 1, p की जगह पे क्या है 2, 2 प्लस 1 ऊपर लिख देंगे मल्टीपल में। दूसरी संख्या क्या है 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 को लिख लिया और उसके साथ नीचे भी 7 माइनस 1 को लिख देंगे। उसकी पावर कितनी है 2, तो 2 प्लस 1 उसके ऊपर लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3 माइनस 1 अपन 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, और ये क्या हो जाएगा 7 टू द पावर 3 माइनस 1 अपॉन 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3 क्या होता है 8, 8 माइनस 1 कितना हो गया 8 माइनस 1 होता है 7 इंटू 7 3 क्या होता है 49, 963। ठीक है दोस्तों, 343 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे यहाँ पर, क्योंकि 7 टू द पावर 3 क्या होता है 7 टू द पावर 3 होता है 343। अगर उसमें से 1 कम होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 342 अपॉन 6। अब इसे हम डिवाइड कर देंगे, तो इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 से इसे डिवाइड किया तो कितना हो गया 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42। ठीक है दोस्तों, तो इसके जो फैक्टर्स हैं उनका योग क्या आ जाएगा, इसके फैक्टर्स का योग आ जाएगा हमारा, फैक्टर्स का योग आ जाएगा 749 का 9 और 7 पंजे 35, 35 और 4 कितने होते हैं 399। ठीक है दोस्तों, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना निकल के आया दोस्तों 399। ठीक है, ऐसे ही आप लोग क्या कर सकते हैं सम ऑफ फैक्टर्स इस फॉर्मूले के जरिए निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अगर आपको समझ ना आया हो तो इसके लिए मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप इसे कैप्चर करना चाहें, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलो जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, चलो 120 को ही ले लेते हैं। 120 में क्या होता है 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इसके सम ऑफ फैक्टर्स की बात करते हैं, यानी कि गुणनखंडों का योग की बात करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा सम ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे आपके 2 है 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 1 तो 3 माइनस 1, 2 की पावर कितनी है 3, 3 प्लस 1 4, 3 की पावर कितनी है 1, 1 प्लस 1 2, ऐसे 5 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। ठीक है दोस्तों, तो 5 की पावर कितनी है अभी यहाँ पर 1, 1 में क्या करते हैं 1 और जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगी 2। तो 2 की पावर 4 कितना होता है 2 की पावर 4 हम जानते हैं कि 16 होता है, 16 होता है। 16 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे 15, 15 बटे 2 में से 1 गया तो 1। ऐसे ही यहाँ पे 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 9 में से 1 गया तो कितने बचेंगे 8, 8 बटे 2। उसके आगे ये क्या होता है 5 की पावर 2 कितना होता है 25, 25 में से अगर 1 प्लस किया तो कितने हो गए 24 अपन नीचे कितना बचेगा 4। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले अगर कुछ कट जाता है तो उसे काट लेंगे, नहीं तो फिर डिवाइड तो करना ही है। तो हमें क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है 4 दिख रहा है, 2 और 4 से क्या हो गया 4 दूनी 8 से 8 कट गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके कितने निकल आएंगे, तो 15 बचा तो 24 बचा। तो इसे कितना निकालेंगे 15 चौके 60, 15 दूनी 30, 30 और 6 36। इसके टोटल सम ऑफ फैक्टर्स कितना निकल के आया 360। ठीक है दोस्तों, अगर आप वैसे निकालोगे तो इसके टोटल फैक्टर्स निकालना पहले, तो फिर उसके बाद उन सभी को जोड़ना, तो उसमें आपको क्या होगा बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं इस तरीके से इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कैसी लगी हमारी क्लास, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक
एंड शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें। थैंक यू सो मच।